नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम फिर से अध्याय 3 का शेष भाग लेकर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपको पहली वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, यहाँ पर तम का मतलब अंधेरे के लिए कहा गया है कि पूरी तरह से अंधेरा हो जाना। अर्धनिशा मतलब आधी रात में, जग मतलब संसार, कि संसार में जब आधी रात के समय जो गंभीर रूप से जो अंधेरा है वो सारे संसार को अपने अंधेरे से ढक लेता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। और अंतरिक्ष मतलब आकाश में की जो छत है, यहाँ पर आकाश के लिए कहा गया, वहाँ पर तारों को छिटका देना मतलब कि तारे बिखर जाते हैं वहाँ पर। और कौन रहता है वहाँ पे? कि तारे और चंद्रमा ही रात्रि के समय दिखाई देते हैं। सुष्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। यहाँ पर कहा गया है कि सुष्मित का मतलब है मुस्कुराता हुआ है, वदन का मतलब मुख को लेकर। जो संसार का जो स्वामी है वो मृदु गति से धीरे धीरे वहाँ पर आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ पर तट मतलब किनारे के लिए, कि किनारे पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीतों को गाता हुआ नजर आ रहा है। उससे भी विमुक्त हो नभ में चंद्र विषय देता है। यहाँ का कहा गया है विहंस का मतलब होता है चंद्रमा का हंस देना, और विमुक्त का मतलब है रीछ कर, कि यहाँ पर जैसे जैसे सूर्य का आगमन होता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो गति से धीरे आता है, लेकिन जब रात्रि धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, सूर्य उदय होने का होता है, सूर्य का आगमन होता है, तो उस समय उस वातावरण को देखकर वो भी रीझ जाता है। कौन? कि नभ में चंद्र विषय, और जब वो उसका आना होता है और आकाश में जो चंद्रमा है वो भी हंस देता है उस चीज़ को देखे, क्योंकि धीरे धीरे प्रकाश हो रहा है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। यहाँ वृक्ष मतलब पेड़ों के लिए कहा है, विविध मतलब अनेक प्रकार के, पत्तों व पुष्प मतलब फूलों के लिए कहा है कि तन को सज लेता। तन मतलब शरीर को सजा लेता है, कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है वैसे वैसे जो वृक्ष पर कि पेड़ों पर जो पत्ते हैं और फूल हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर को सजा रहे हो, क्योंकि आलस में होता है, रात्रि का समय होता है तो पेड़ भी सो जाते हैं, लेकिन जब सूर्य की रोशनी किरणें पड़ती हैं तो वो भी जाग जाते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। और जो पक्षी हैं वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते हैं, और मुग्ध मतलब प्रसन्नता के साथ वो चहक उठते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सहानत महक उठते हैं, कि यहाँ पर कहा है कि फूल भी सांस लेना मतलब अपनी सुगंध फैला देना, चारों तरफ सुगंध फैला देना, और सुख का आनंद महका देना, कि पूरी तरह से कि वातावरण को इतना खुशनुमा बना देना कि सूर्य की जब पहली किरण पड़ती है तो पूरा वातावरण परिवर्तित हो जाता है और खुशनुमा बन जाता है, क्योंकि डाली डाली पर भी फूल आ जाते हैं, पत्तियों में जो अलसाई हुई हैं वो भी खिल जाती हैं। और इस सब चीज़ को देखकर और वातावरण को देखकर चंद्रमा भी धीरे धीरे मुस्कुराता नजर आता है, क्योंकि वो देखता है कि सूर्य का आगमन हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य उदय काल में प्रकृति में परिवर्तन आ जाते हैं और वो प्रसन्नता जाहिर करते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, कि वन उपवन में बाग में, गिरी मतलब पर्वत पर, सानु मतलब समतल जो है जगह, और कुंज मतलब जंगल में, कि मेघ मतलब बादल बरस पड़ते हैं। मेरा आत्मप्लय होता है नैन नीर झड़ती हैं। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, यहाँ आत्मप्रलय का मतलब होता है स्वयं को भूल जाना। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि पथिक इस सब दृश्य को देखकर इतना भाव विभोर हो जाता है और इतना उसके अंदर उस दृश्य को देखकर एक तरह से अपने आप को भूल जाता है, वो कहना चाहता है। तो जिसमें कह रहा है कि मैं नैन नीर झड़ते हैं, नैन मतलब आँखों से, नीर का मतलब आंसू की धारा झड़ने लग जाती है, अर्थात आंसू बहने लग जाते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। यहाँ पर
कवि बताना चाह रहे हैं कि पति कहता है कि ये प्रकृति का जो मधुर वातावरण है वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मेघ बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, तो एक कहानी सी चलती नज़र आ रही है। और उसमें वो कहना चाहते हैं कि पढ़ो कि सागर की जो लहरें हैं उनके लिए कहा गया है, और तट मतलब किनारे के लिए, कि सागर के तट पर। तरु का मतलब यहाँ पेड़ से कहा गया है कि पेड़ के लिए, कि जो पेड़ है उसको देखो। न गिरी मतलब पर्वत, नभ मतलब आकाश, किरण मतलब किरणों के लिए कहा है, सूर्य की किरणों के लिए, और जलद पर प्यारी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो बादल बरस रहे हैं वो और भी अच्छे लग रहे हैं, और उनको तुम पढ़ो एक कहानी के रूप में। लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जो ये कहानी लिखी गई है कि इतना सुंदर दृश्य है, और वो एक ऐसी कहानी की तरह लग रहा है, प्रेम कहानी की तरह, जो संसार को मोहित करने वाली है। और क्योंकि मधुर कहानी, बहुत प्यारी सी मोहित करने वाली कहानी है, इसको तुम पढ़ो। और विश्व विमोहन प्यारी, कि यहाँ पर कहा है विश्व मोहन का प्यारी का मतलब संसार को मुक्त कर देने वाली, ऐसी ये कहानी है। क्योंकि वो सागर के तट पर खड़े हैं, बारिश हो रही है और पेड़ पौधे हरियाली चारों तरफ हो रही है, चहक रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल ये प्रेम कहानी है, कि यहाँ पर पथिक बताना चाहते हैं कि सूरज और सागर की ये प्रेम कहानी इतनी ज़्यादा मधुर और मनोहर लग रही है। जी में है अक्षर बनकर इसके बनो विश्व की बानी। वो कह रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके जो है शब्द बनता चला जाऊं, अर्थात उसके अक्षर बनकर उसको एक कहानी के रूप में बनाऊं, और विश्व की वाणी बनूं, और कहानी जो है वो मेरी ही प्रेम रूपी जो वाणी से सारे पूरे संसार में सुनाता मैं चला जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रभावित सदा शांति सुखकर है ये, कि ये कैसी है, स्थिर है। और आनंद प्रभावित का मतलब होता है आनंद में बहने वाली है, कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि प्रकृति के लिए उन्होंने कहा है कि हमेशा स्थिर रहने वाले, पावन और आनंद को प्रभावित करने वाली, सुखकारी है, शांति देने वाली है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है, कि यहाँ पर वो कहते हैं कि कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हाँ, ये जो प्रकृति का जो राज्य है वो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है और सबको अपनी ओर खींचने वाला है, क्योंकि ये प्रेम राज्य है, अर्थात अपना प्रेम रूपी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सूरज का जो निकलना हो रहा है, सागर के तट पर खड़े होकर उस दृश्य को देखना हो रहा है उनका, तो उसी चीज़ के लिए उन्होंने कहा है कि ये तो एक कहानी की तरह दिखाई दे रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने यदि पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।